गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो जो बायोफिल्म है तीसरी, यदि हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो तीसरी विधि है, एक तरीके से जो मेथड है वो है बायोफिल्म। बायोफिल्म क्या होती है? सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं तथा अकार्बनिक घटकों के बहुलक से बनी होती है। जो बायोफिल्म का फॉर्मेशन होता है सूक्ष्मजीवी, जो सूक्ष्मजीव होते हैं इनकी सेल्स से, प्लस में इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं हमारे पास कंपोनेंट, इनसे मिलकर के इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और सूक्ष्मजीवी, या हम बोले सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं या अकार्बनिक घटकों से मिलकर के बायोफिल्म बनती है। तो हम कह सकते हैं सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं तथा अकार्बनिक घटकों के बहुलक से बनी हुई जो फिल्म होगी वो क्या कहलाएगी? बायोफिल्म कहलाती है। इसमें एक शब्द होता है ईपीएस। ईपीएस से लिया जाता है एक्स्ट्रा पॉलीमर सब्सटेंस, या एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमर सब्सटेंस भी हम इसको बोलते हैं। क्लियर? ये जो बहुलक होते हैं ये क्या होंगे? यहाँ पर ईपीएस शॉर्ट में लिखा हुआ होगा। ईपीएस का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमर सब्सटेंस, अर्थात हम कह सकते हैं सूक्ष्मजीवी जो होते हैं वो उनकी सेल्स और अकार्बनिक घटकों के पॉलीमर या बहुलक से बनी हुई बायोफिल्म होती है। इसका यदि हम देखें ये दृढ़ता से आपस में जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट फीचर है इसका, ये दृढ़ता से जुड़े रहते हैं। जो सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं हैं और अकार्बनिक घटक हैं इनके मध्य प्लसिंग की जो निशान है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग या मजबूती से आपस में ईच अदर या एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। इसका यदि हम देखें तो इसमें सामान्यतः पॉलीसैकेराइड द्वारा बनी आधात्री से ढका हुआ होता है। ये जो बायोफिल्म होती है पॉलीसैकेराइड से बनी आधात्री से ढका रहता है। ठीक है, और इसके साथ साथ यदि इसको देखें हम तो इसका यूजेज एक तरीके से देखें प्रदूषित जल के उपचार में और जलों के गुणों में होने वाले परीक्षणों, प्रदूषित जल के उपचार में और जो जल है जलों के गुणों में होने वाले परिवर्तन का निरीक्षण करने के लिए। तो यहाँ पर जो बायोफिल्म में प्रदूषित जल का उपचार किया जा सकता है इसके साथ, और जल के गुणों में जो भी चेंजेस आते हैं या परिवर्तन आते हैं उनका टेस्टिंग या उनका निरीक्षण या ऑब्जर्व करने के लिए बायोफिल्म को एक तरीके से क्या लिया जाता है? यूज में लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं बायोफिल्म क्या होती है? सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं तथा अकार्बनिक घटकों के बहुलक से बनी होती है। यहाँ पर इनको हम अकार्बनिक बहुलक जो होता है ईपीएस बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीमर सब्सटेंस, अर्थात जो सूक्ष्मजीव की कोशिकाएं हैं, पॉलीमर मतलब बहुलक होते हैं या घटक सब्सटेंस जो हमारे पास हैं। तो इसके साथ साथ हम देखें सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं और अकार्बनिक घटकों को मिला दें उससे बनने वाली जो फिल्म होगी उसको हम क्या बोलेंगे? बायोफिल्म। ये दृढ़ता से जुड़े रहते हैं, अर्थात जो सेल्स होती है सूक्ष्मजीवी की और अकार्बनिक घटक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो हमारे पास होते हैं या सब्सटेंस जो हमारे पास होते हैं, ये दृढ़ता से या मजबूती से आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। ये पॉलीसैकेराइड से बनी हुई आधात्री, अर्थात जो मैट्रिक्स वाला भाग होता है पॉलीसैकेराइड से बनी हुई आधात्री से कवर्ड या ढके हुए होते हैं। और इसका यदि यूजेज हम देखें तो प्रदूषित जल होता है
उसके उपचार में, या फिर जल के अंदर होने वाले जो चेंजेस होते हैं उनके गुणों में, जल के गुणों में होने वाले चेंजेस का ऑब्जर्व या निरीक्षण इसके द्वारा किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं दूषित जल के उपचार और जल के गुणों में होने वाले परिवर्तन का निरीक्षण भी किसके द्वारा किया जा सकता है, बायोफिल्म के द्वारा। ये सूक्ष्म टेक्निक हम पढ़ रहे थे। यदि इसके बाद देखें हम भारत में जैव प्रौद्योगिकी, किसकी बात करें, भारत में जैव प्रौद्योगिकी नया टॉपिक है इसके बाद इसमें। भारत में जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। यदि भारत में हम जैव प्रौद्योगिकी को देखें तो जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए, किसके लिए, मानव कल्याण के लिए अनेक संस्थानों और विश्वविद्यालयों में इनका एक तरीके से टेस्ट किया जा रहा है या उपयोग किया जा रहा है। तो मानव कल्याण को ध्यान में रखते हुए, मानव कल्याण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने क्या किया, एक भारत में जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड का गठन किया। अर्थात हम कह सकते हैं भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड का गठन किया। किसका, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड का गठन किया। अब देखो यहाँ पर एनबीटीबी का गठन किया गया है। अब एनबीटीबी से तात्पर्य, एनबीटीबी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, और इसका गठन किया गया था कब, 1982 अर्थात 1982 में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी का गठन किया गया। अब एनबीटीबी से तात्पर्य क्या लिया जाता है, देखो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो एनबीटीबी है, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड, क्या बोल सकते हैं, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड, एनबीटीबी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, क्या हो जाएगा, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड। इसकी स्थापना कब की गई, 1982 में। एनबीटीबी का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड। एन से नेशनल, बीटी से बायोटेक्नोलॉजी, बी से बोर्ड। तो हम कह सकते हैं भारत के अंदर एनबीटीबी की स्थापना 1982 में की गई थी, और भारत के अनेक संस्थानों या विश्वविद्यालयों में इसका प्रयोग को देखते हुए भारत सरकार ने, भारत के अंदर अनेक विश्वविद्यालयों या संस्थानों में इसके प्रयोग को देखते हुए भारत सरकार ने 1986 में, कब बात करें, 1986 में इसकी जो गठन किया गया था, इसका कब किया गया था, 1982 में। बट 1986 में भारत सरकार ने क्या किया, इसके अलग एक डिपार्टमेंट का, या हम बोल सकते हैं इसको स्वतंत्र रूप में प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की। 1986 में भारत सरकार ने स्वतंत्र जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की या जैव प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट या विभाग की स्थापना की। तो हम कह सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार ने कब स्वतंत्र रूप में स्थापित किया, 1986 में विभाग। तो भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र रूप से इसका स्थापना की गई 1986 में, जबकि राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड का गठन कब किया गया, 1982 में, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड। अब 1986 के अंतर्गत किया गया, जिसको हम बोलते हैं डीबीटी के रूप में बोला जाता है शॉर्ट में,
डीबीटी। डीबीटी का अर्थ होता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर। तो डीबीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई? 1986 में। जबकि एनबीटीवी की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। अब भारतवर्ष में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्थापित विशेष केंद्र निम्नलिखित हैं, या भारतवर्ष में जो कार्यरत जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैं वो बहुत सारी संस्थान लगभग इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं, जिनमें से इम्पोर्टेंट जो संस्थान हैं उनको एक एक करके हम स्टडी करते हैं। कौन कौन से इम्पोर्टेंट संस्थान भारत में जैव प्रौद्योगिकी के कार्यरत हैं।